वीजीसी नेट दिसंबर 2025 का रिजल्ट आया, लेकिन कुछ छात्रों के लिए ये रिजल्ट नहीं, उनके सपनों पर चली हुई एक छुरी बन गया। क्या वीजीसी नेट दिसंबर 2025 में सच में रॉन्ग आंसर दिए गए हैं? क्या एनटीए की जो आंसर की है ने हजारों छात्रों का भविष्य बदल दिया है? वीजीसी नेट अड्डा 247 ने अपने वीडियो में कहा, वीजीसी नेट रिजल्ट 2025 दिसंबर एक स्कैम है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात करेंगे। दोस्तों, जब मेहनत सही हो और उत्तर गलत निकल जाए तो नुकसान नंबरों का नहीं, सपनों का होता है। एक नंबर, सिर्फ एक नंबर, लेकिन उसी नंबर ने किसी को जेआरएफ दिया और किसी का सपना तोड़ दिया। सवाल ये है, क्या वो नंबर सही था? वीजीसी नेट दिसंबर 2025 के कुछ प्रश्नों पर आपत्ति उठी है। क्या ये परीक्षा पर सवाल है या उत्तरों की व्याख्या पर? आज पूरा विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, शुरू से अंत तक देखोगे तब भी समझ में आएगा जो वीजीसी नेट अड्डा 247 का दावा है, क्या वो सच है या फिर और कुछ है। ठीक है दोस्तों, यहां पर स्कैम का आरोप लगा हुआ है। सवालों का सच क्या है, ये प्रश्न उठ रहा है और हम आपको बताते हैं। दोस्तों नमस्कार साथियों, वीजीसी नेट दिसंबर 2025 के रिजल्ट आने के बाद वीजीसी नेट अड्डा 247 ने एक वीडियो के माध्यम से यह आपत्ति दर्ज की। आप चाहें तो इस वीडियो को जरूर देखें, मेरा कमेंट्स को भी जरूर पढ़ें। वीजीसी नेट रिजल्ट 2025 जो स्कैम के रूप में माना जा रहा है और कुछ प्रश्नों में एनटीए द्वारा गलत उत्तर चुने गए हैं, जिससे छात्रों के सपनों को चोट पहुंची है। यह बयान काफी गंभीर है, क्योंकि वीजीसी नेट सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, बल्कि हजारों छात्रों के भविष्य और करियर से जुड़ा हुआ सपना है। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई उत्तर गलत थे या मामला इससे ज्यादा जटिल और अकादमिक है? आइए भावनाओं से नहीं, तथ्यों और विश्लेषण से समझते हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात यहां पर बताना चाह रहा हूं। वीजीसी नेट का प्रश्न पत्र भारत के जाने माने फेमस यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एएमयू और भी कई प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी हैं, उनके अनुभवी प्रोफेसरों, विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाता है। आपत्तियों का निपटारा भी उन्हीं के टीम के द्वारा किया जाता है, जो उनके विशेषज्ञ समितियां होती है उनके द्वारा किया जाता है। इसलिए यह कहना कि पूरी परीक्षा गलत थी है सही नहीं होगा। लेकिन कुछ प्रश्नों में अकादमिक सहमति या असहमति हो सकती है। अब चलिए एक क्वेश्चन, जिस क्वेश्चंस को अड्डा 247 ने आपत्ति दर्ज किया है, उसको हम सही करते हैं या आपके ऊपर छोड़ते हैं सही क्या है गलत क्या है। हॉब्स और रूसो, उसको क्रम में जमाना था, यानी कि पुराने समय से वर्तमान समय की ओर आना था। इनका जो विवाद है, अब यदि हम तथ्यात्मक स्थिति में बात करें, थॉमस हॉब्स का जो जन्म है 1588 यानी कि 16वीं शताब्दी के पहले 16वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। उनका बहुत ही जबरदस्त कृति है लेविएथान, जिसको 1651 में लिखा गया था। और जैक रूसो का जन्म 1712 में हुआ था। उनका कृति भी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है 1762। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसके किताब का नाम है। जन्म और कृति दोनों के अनुसार
हॉब्स पहले आते हैं, यह एक ऐतिहासिक सत्य है। फिर रूसो को पहले क्यों रखा गया? क्योंकि कई सिलेबस में, कई पाठ्यक्रम में, या कई लेक्चर्स में, या कई रिसर्च में रूसो को क्लासिकल सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का प्रतिनिधि माना जाता है। क्लासिकल है ये। और हॉब्स को अर्ली या प्रोटो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये केवल पॉलिटिकल साइंस में नहीं पढ़ते हैं, हर विषय के लोग पढ़ते हैं। ये जो फिलोसोफर हैं, दार्शनिक हैं, केवल एक विषय के लिए नहीं है, ये हर विषय में ये फिट बैठता है। हम लोग तो लॉ में पढ़ते हैं। इसी थ्योरेटिकल क्लासिफिकल के कारण कुछ विशेषज्ञ रूसो को पहले रखते हैं। यानी यह समय का नहीं है, बल्कि विचारधारा के वर्गीकरण का सवाल है। यह एनटीए का उत्तर पूरी तरह गलत नहीं, लेकिन स्पष्ट भी नहीं कहा जा सकता। और ऐसे विवादित प्रश्न क्यों देना जब दोनों पहले हो सकते हैं? ऐसे प्रश्नों को देने से जो विशेषज्ञ हैं उसे बचना चाहिए। ठीक है, बचना जरूरी है। जैसे हमारे लॉ में भी एक है, ऑस्टिन और बेंथम का। ठीक है, ऑस्टिन और बेंथम को हम बड़ा कंफ्यूज करते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस के प्रणेता कौन है। ठीक है, जबकि बेंथम पहले आया, पहले कहा, और ऑस्टिन बाद में आया और बाद में कहा। उसके बावजूद भी हम फादर मानते हैं। ठीक है, एनालिटिकल स्कूल्स का फादर कहते हैं इसको। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन और आ जाते हैं। औपनिवेशिक काल के अकाल के बारे में, ठीक है, उसमें दिया हुआ है। और यह निश्चित रूप से समझिएगा, ठीक है, निश्चित रूप से 1860 और 61 अकाल को हम किसी थॉट में नहीं बांध सकते। अकाल तो अकाल होता है, वो एक घटना है। घटना को आप शास्त्रीय है, क्लासिकल या मॉडर्न नहीं मान सकते हैं। ठीक है, दिल्ली आगरा अकाल 1860 और 61 में हुआ था। उड़ीसा अकाल सबसे बड़ा अकाल था, सबसे बड़ा अकाल 1866 में हुआ था। और बंगाल का अकाल तो निश्चित रूप से ज्यादा दिन का नहीं है, 1943 का है। ठीक है, बंगाल अकाल सबसे अंत में आएगा। ठीक है, यह निर्विवाद है। ठीक है दोस्तों, विवाद कहां पैदा हुआ? कुछ अकालों को पुस्तकों में रीजनल ग्रुपिंग में रखा गया है, जबकि प्रश्न में पूछा गया है आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है। यहां विशेषज्ञ ने संभवतः अपना निजी अकादमिक ढांचा अपनाया, या मुझे लगता है ये क्लरिकल एरर हो सकता है। यह कहना कि छात्रों के सपनों पर छुरी चला दिया है भावनात्मक रूप से समझ में आता है, लेकिन अकादमिक रूप से मामला इतना सीधा नहीं है। अब एक क्वेश्चन देखिएगा, हकीकत में ये क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ है पूरी तरह से गलत है। और विशेषज्ञ ऐसा क्यों मानते हैं कि ये जो सैंपलिंग टेक्निक है, ठीक है, ये स्ट्रेटिफाइड नहीं होगा, ये स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या होती है। विभिन्न विभागों से लोगों को चुनकर निर्णय लेने के लिए समिति बनाना, यह कौन सी सैंपलिंग है? ठीक है, तो यहां पर जो है, क्यों हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कर रहे हैं? किसी से पूछोगे तो बता देगा, क्योंकि जनसंख्या को विभागों में बांटा गया है और हर विभाग से प्रतिनिधि लिया गया है। ठीक है, जो यह स्टैंडर्ड रिसर्च मेथोलॉजी है। यदि इसे गलत माना गया है तो ये आंसर की में त्रुटि है या प्रश्न की व्याख्या में चूक है। अब यहां पर हम आपको बताते हैं दोस्तों, सच यह है कि हर विवाद स्कैम नहीं होता और हर गलती दुर्भावना नहीं होती, लेकिन यह भी सच है कि जब सवाल स्पष्ट हो और उत्तर विवादित हो, तब छात्रों की पीड़ा जायज है। तो ये जो आपत्ति लगाया गया है, वीजीसी नेट अड्डा 247 ने सवाल उठाए हैं। ठीक है,
विश्लेषण रखा है और छात्रों की आवाज बना है। यह न तो व्यवस्था को गिराने की कोशिश है और न ही अफवाह फैलाने की है। यह एक एकेडमिक डिसेंट है, यानी कि एक प्रकार के तर्क है। अब छोटे एजुकेटर, हम सब जो है छोटे एजुकेटर हो सकते हैं, लेकिन सच करने के लिए भी हिम्मत चाहिए होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। है ये जो आपने है उसको स्कैम कहना गलत है, लेकिन एकेडमिक डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। वीजीसी नेट जैसी परीक्षा में पारदर्शिता, स्पष्टता और उत्तरदायित्व बहुत जरूरी है। सवाल पूछना गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन संस्थाओं को दोषी ठहराने से पहले पूरा विश्लेषण जरूरी है। शायद मुझे लगता है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।